कहानी की शुरुआत में हम दो अमेरिकन सोल्जर्स को देखते हैं जिनके नाम थे आइजैक और मैथ्यूज। ये वक्त है साल 2007 का, जब इराक और अमेरिका की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद आइजैक और मैथ्यूज को इराक भेजा गया था ताकि वो एक पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन पर नजर रख सकें, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जुबा नाम का एक इराकी स्नाइपर उस साइट पर काम कर रहे अमेरिकन वर्कर्स को मार रहा है। अब ये दोनों उस लोकेशन पर पहुंचे और झाड़ियों के बीच लेटकर अपने दुश्मन की तलाश करने लगे। देखते ही देखते 20 घंटे गुजर गए, लेकिन अब तक इन दोनों को कोई हलचल दिखाई नहीं दी और जुबा का भी कोई अता पता नहीं था। अब रेगिस्तान की भीषण गर्मी के चलते मैथ्यूज का सब्र खत्म होता जा रहा था और अब तक तो उसे लगने लगा था कि असल में यहाँ कोई स्नाइपर है ही नहीं और किसी ने उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वो आइजैक से कहता है कि हमें थोड़ा और आगे जाकर इस पूरे एरिया की छानबीन करनी चाहिए। इस पर आइजैक कहता है कि ऐसा करना एक बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर जुबा यहाँ मौजूद है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ मैथ्यूज आइजैक से कहता है कि देख भाई, अगर जुबा यहाँ होता तो इन 20 घंटों में या तो वो हमें देख लेता या फिर हम उसे देख लेते। और रही बात इन बॉडीज की, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को इराकी लुटेरों ने मारा होगा। इस पर आइजैक उससे कहता है कि इन सभी लोगों की मौत हेडशॉट खाकर हुई है और ये लुटेरों का नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल स्नाइपर का काम है। हालांकि मैथ्यूज आइजैक की बात से सहमत नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ और घंटों तक इंतजार करने का फैसला करता है। देखते ही देखते कुछ घंटे और गुजर गए, लेकिन अब तक इन दोनों को कोई हलचल दिखाई नहीं दी। फाइनली मैथ्यूज के सब्र का बांध टूट गया और उसने उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर चेक करने का फैसला किया। उसने आइजैक से कवर देने को कहा और खुद अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ा चलने के बाद जब मैथ्यूज साइट पर पहुंचा तो उसे चारों तरफ लाशों का ढेर दिखाई दिया, जिनमें से कुछ लाशें अमेरिकन सोल्जर्स की थीं और बाकी लाशें अमेरिकन वर्कर्स की। यहाँ मैथ्यूज को एक रेडियो भी मिला और वो उसे उठाकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से आइजैक का स्कोप धुंधला पड़ गया, जिसके चलते वो मैथ्यूज को ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसने फौरन मैथ्यूज को इसकी जानकारी दी और उससे वापस लौटने को कहा। इस पर मैथ्यूज कहता है कि भाई, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू अपना स्कोप चेंज कर ले और कुछ ढंग का ले ले, लेकिन तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। यहाँ आइजैक कहता है कि ये स्कोप हमारे प्यारे दोस्त डीन का है और इसलिए मैं हमेशा इसे अपने पास रखता हूँ। दरअसल डीन इन दोनों का एक पुराना दोस्त था जो युद्ध के दौरान मारा गया था और ये स्कोप डीन की आखिरी निशानी थी। इसके बाद जब मैथ्यूज ने लाशों की जांच की तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि ये सभी लोग परफेक्ट हेडशॉट खाकर मरे थे। अब मैथ्यूज को एहसास होता है कि शायद आइजैक सही कह रहा था और ये काम किसी प्रोफेशनल स्नाइपर का ही है और इतना पक्का निशाना केवल एक आदमी लगा सकता है और वो है जुबा। मैथ्यूज आइजैक को भी इसके बारे में बताता है, जिस पर आइजैक कहता है कि तुम फौरन वहाँ से वापस लौट आओ, वरना तुम्हें भी उन लाशों को कंपनी देनी होगी। यहाँ मैथ्यूज आइजैक की बातों पर ध्यान नहीं देता और साइट के बीचों बीच खड़े होकर ये जानने की कोशिश करता है कि गोलियां किस डायरेक्शन से चलाई गई हैं। आइजैक उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन अब तक तो काफी देर हो चुकी थी। यहाँ वो स्नाइपर मैथ्यूज के पेट में गोली मार देता है, जिससे मैथ्यूज जमीन पर गिर जाता है। अब ये देखकर आइजैक अपने साथी को बचाने भागता है और उस स्नाइपर की गोलियों से बचने के लिए वो जिगजैग पैटर्न में आगे बढ़ता है, लेकिन अभी वो मैथ्यूज को बचा पाता उससे पहले वो स्नाइपर उसके पैर में गोली मार देता है। अब इसके चलते आइजैक मैथ्यूज को वहीं छोड़ देता है और जैसे तैसे करके एक दीवार के पीछे छुप जाता है। यहाँ मैथ्यूज कहता है कि तुम बेस पर कांटेक्ट करो और फौरन एक बैकअप टीम को यहाँ बुलाओ। इधर आइजैक अपने घाव को देखता है, जहाँ से काफी ज्यादा खून बह रहा था। अब खून को रोकने के लिए वो अपने घाव पर एक पट्टी बांधता है और फौरन अपना रेडियो बाहर निकालता है ताकि वो अपने बेस पर कांटेक्ट कर सके। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उस स्नाइपर